ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है? तो जैसे हमने इसके पहले वाले सेशन में भी देखा था, मल्टी लॉगिन अनेबल्ड, ठीक है? तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में ही आता है वो। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ऑन फॉरगॉट पासवर्ड क्या होता है? अब देखो, जैसे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ऑन फॉरगॉट पासवर्ड पे क्या हो रहा है, मैं समझाता हूँ। इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन ऑन फॉरगॉट पासवर्ड, जैसे कि आपका ये सेम यहाँ पे सिस्टम है या फिर ब्राउज़र है। अब क्या होता है ना, जैसे कि आपने अगर अपना पासवर्ड किसी को दिया हुआ है, एक ट्रस्टेड पर्सन को, जो बाद में अनट्रस्ट हो जाता है, ठीक है? सेशन 1 एंड यहाँ पे भी जो है वो आपका सेशन 1 या फिर आपका कहे तो सिस्टम 1, ठीक है? तो यहाँ दोनों में आपका सेम अकाउंट ही चालू है, ठीक है? सेम अकाउंट ही यहाँ पे आपका चालू है। और ये पकड़ लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपना पासवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ है या फिर किसी को भी दिया हुआ है, जिसके साथ अभी आपका रिलेशनशिप नहीं है। तो आप क्या सोचते हो कि आपने अगर एक सिस्टम से फॉरगॉट पासवर्ड कर दिया, तो आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ, अगर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड कर दिया, तो दूसरे सिस्टम पे भी वो लॉग आउट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो लॉग आउट नहीं होता है, तो वल्नरेबल है। ओके? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेम चीज़ इसके अंदर बफ़सूट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको 2 ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी या फिर 2 सिस्टम, ठीक है? तो एक ही बात हो जाती है, 2 ब्राउज़र 2 सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल चले आता हूँ मैं ब्रेव ब्राउज़र एंड एक ले लेते हैं फायरफॉक्स वाला, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था कि बफ़सूट को ऑफ करने के लिए आप सेटिंग में चले, अब जैसे मैंने बोला था कि जैसे सपोज़ आपका पासवर्ड लीक हो गया है या फिर आपने किसी को भी जो पासवर्ड दिया हुआ है, तो उसके पास से लॉग आउट आपको करना है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके सोचते हो कि लॉग आउट हो चुका है, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक पिछली बार में वेबसाइट भी बताई थी, यू हैव बीन प्योन करके है। पिन प्योन, ठीक है? तो यू हैव बीन प्योन में क्या होता है कि जितने भी पासवर्ड्स या फिर चीज़ें लीक लीक हुई है, वो पासवर्ड्स आपके लीक होने के चांसेस है, और हम लोग क्या करते हैं कि बहुत टाइम एक ही पासवर्ड हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक रैंडम ईमेल डाल दे रहा हूँ मैं, जो मेरा नहीं है, gmail.com, ठीक है? shivam@gmail.com, अब इन पे ऑन पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे टोटल 87 जो है वो ब्रीचेस हुए हैं, ठीक है? ऐसे एडोबी हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस, आईपीएन, पासवर्ड्स वगैरह लीक हुए हैं। जैसे आपका फॉरगॉट पासवर्ड है ना, वैसा ही आपका होता है ऑन चेंजिंग पासवर्ड, ठीक है? जैसे कि आपका सिस्टम 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल में ऑप्शन आता है चेंज पास का, बहुत से केसेस में। किसी-किसी में है, किसी-किसी में नहीं है, डिपेंड करता है। अगर चेंज पासवर्ड आपने किया हुआ है, तो यहाँ से लॉग आउट हो जाना चाहिए। अगर लॉग आउट नहीं होता है, तो वल्नरेबल है, ठीक है? तो ये 2 केसेस में आपको दोनों बार चेक करना है। अगर फॉरगॉट है, तो फॉरगॉट में चेक करो, चेंज है, तो चेंज में चेक करो, ठीक है? हो सकता है कि कहीं न कहीं ये फिक्स लगा हुआ है, कहीं पे नहीं लगा हुआ है, तो सारे केसेस आपको चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे पासवर्ड पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो करंट पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ये करंट पासवर्ड था जो हमने अभी चेंज किए थे। नया पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में देखो, योर चेंज हैव बीन सेव्ड, ठीक है? यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अभी भी ये लॉगिन है, जबकि ये लॉग आउट हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर वल्नरेबल है, तो आपका ये लॉग आउट नहीं होगा। 1 सेकंड। ओके, तो अगर सपोज़ वल्नरेबल है, तो वो लॉग आउट नहीं होगा, और वल्नरेबल नहीं है, तो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका
फॉरगॉट पासवर्ड लिंक रीयूज या फिर एक्सपायर, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको जो लिंक मिली है, क्या आप उसको रीयूज कर पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर वो रीयूज हो रही है इसका मतलब है कि आपकी लिंक एक्सपायर नहीं हुई है। अटैकर जो है वो लिंक का यूज करके बार बार फॉरगॉट पासवर्ड कर सकता है मल्टीपल टाइम। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज वल्नरेबल होती तो जैसे कि आपने फॉरगॉट पासवर्ड किया, आपको एक लिंक मिल गई। ठीक है, अब आपने ये जो लिंक है वो एक बार यूज कर लिया। ठीक है, वन टाइम यूज कर लिया। अगर ये लिंक कभी भी एक्सपायर नहीं होती है तो यूजर क्या करेगा, अटैकर क्या करेगा, इसको कॉपी करके अपने पास में रख देगा। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे ही कॉपी कर लिया, अब इसको अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर क्या सोचेगा कि मुझे अकाउंट का टेक ओवर लेना है। अब अकाउंट टेक ओवर लेने के लिए वापस से ये लिंक का यूज करेगा सेकंड टाइम। अगर वो लिंक एक्सपायर नहीं होती है तो इजीली जो कॉपी की हुई लिंक है उसका वो सेकंड टाइम यूज करेगा और अकाउंट का टेक ओवर ले लेगा, एटी यानी अकाउंट टेक ओवर। ठीक है, वापस से फॉरगॉट पासवर्ड करके उसको अकाउंट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब एक बार लिंक यूज हो गई उसके बाद लिंक जो है वो एक्सपायर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट इसमें एक और केस आप लगा सकते हो, जैसे कि सपोज आपने फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने यूज नहीं किया हो उसको, लेकिन आपने क्या किया, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद वो लिंक को आपने कम से कम 1 घंटे तक के ऊपर ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे तक के आपने वो लिंक को ओपन ही नहीं किया, इसका मतलब है कि वो लिंक एक्सपायर हो जानी चाहिए 1 घंटे के अंदर में। अगर नहीं होती है तो वल्नरेबिलिटी का नाम होता है फॉरगॉट पासवर्ड लिंक इज नॉट एक्सपायर। लेकिन अगर वो रीयूज कर पा रहा है तो रीयूज। ठीक है, तो दोनों वल्नरेबिलिटी कुछ हद तक के सेम ही है लेकिन अटैक डिफरेंट है। जैसे तो दूसरा अटैक क्या है, दूसरा अटैक है आपका 2FA ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। अब 2FA ब्रोकन ऑथेंटिकेशन तो प्रैक्टिकल में फिलहाल दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट्स में नहीं होता है, लेकिन आपको पीओसी दिखाऊंगा मैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सेम चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंशिएट नहीं है। तो जैसे कि वही सेम ले लेते हैं, दो ब्राउजर या दो सिस्टम, सेम अकाउंट वन, सेम अकाउंट टू। अब इसमें भी आपने सेम अकाउंट वन, सॉरी नॉट टू। तो आपने इसमें क्या सोचा कि साला अगर मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर दूं तो हो सकता है कि आगे वाले के पास में आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाए, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आपका सिस्टम वन है, आपने क्या किया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर दिया। अब जैसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने अनेबल किया, वो आपको पूछता है कुछ कुछ वेबसाइट जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखोगे ना, पूछता है कि आपको बाकी के डिवाइस में लॉग आउट करना है कि नहीं करना। अगर नहीं पूछ रहा है तो हो सकता है कि वो इंटरनली लॉग आउट कर ले, लेकिन अगर पूछता है तो वो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, दोनों केसेस में आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करना है। ये अनेबल करने के लिए या तो आपको मोबाइल नंबर लगेगा या फिर तो फिर गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन लगेगा। ठीक है, जैसे आपने अनेबल कर दिया, देखो दूसरे ब्राउजर पे लॉग आउट हुआ है कि नहीं हुआ। लॉग आउट नहीं हुआ है तो वल्नरेबल है। ठीक है, तो इसका पीओसी देखो, मैंने दो वेबसाइट पे किया हुआ है। तो ये जीरा करके एक है, इस पे देखो अच्छे से। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो है ये। थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल्ड है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसको अनेबल करने के लिए मुझे अकाउंट का पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इसने मुझे बोला है कि गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, क्यूआर कोड आप जैसे ही स्कैन करोगे वो बार बार जो है वो, जैसे एक बार स्कैन हो गया तो बार बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है, वो सेव हो जाता है। और हर बार आपको हर 5 सेकंड में नया के नया कोड जनरेट करके देता है। जैसे कि एक इमेज दिखा देता हूँ मैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, वैसे यहाँ पे देखो ये कुछ टाइमर स्टार्ट हो जाए। ये प्लस पे जाओगे ना, प्लस पे क्लिक करने के बाद स्कैन होता है वो। ठीक है, तो ये अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग कोड्स है।
और ये कुछ टाइमर होता है, कुछ सेकंड के बाद ये एक्सपायर हो जाता है कोड, ठीक है? तो आपको तुरंत यहाँ पे आपका 6 डिजिट वाला कोड डालना पड़ता है। जैसे आपने स्कैन किया, स्कैन करके रख दो, एक्सपायर हो गया तो वापस से जनरेट करके वो करके देगा, थोड़ा-सा वेट करो जब तक कि नया नहीं मिलता, और टाइमर खत्म होने से पहले यहाँ पे आपको 6 डिजिट डाल देना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने 2 ब्राउज़र पे ओपन करके रखा हुआ है, नीचे में क्रोम और फायरफॉक्स। ये देखो यहाँ पे मैं 2 डिजिट डाल रहा हूँ, तो ये कुछ समथिंग रिकवरी कोड है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एज़ अ रिकवरी कोड के लिए लेके रखा था, इन केस मेरे को अगर री-एक्सेस करना है तो। थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ, ये कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ़ अनेबल करना है, ठीक है? जैसे आपने अनेबल कर लिया है, देखो ये अनेबल्ड हो गया, यहाँ पे मेरे को मैसेज भी आ गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल्ड, ठीक है? अनेबल्ड जैसे ही आपने कर लिया, वैसे दूसरे ब्राउज़र पे आपने जो लॉगिन करके रखा है, इसको रिफ्रेश करके देखो कि आप लॉग आउट हुए हो कि नहीं हुए हो, ठीक है? अगर आप लॉग आउट नहीं हुए हो, तो अच्छी बात है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपका जो अपना मतलब सॉरी, अगर लॉग आउट नहीं हुए तो वल्नरेबल है, अच्छी बात नहीं है। अगर लॉग आउट हो चुके तो अच्छी बात है क्योंकि वल्नरेबल नहीं है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्रोम पे भी यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करके, और यहाँ पे भी मैं वो वाली जो वेबसाइट है, वो मैं ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद भी, ठीक है? तो इसपे हॉल ऑफ फेम मिला हुआ था मेरे को। देन उसके बाद में एक और मैंने टेस्ट किया था वेबसाइट पे। अब किसी-किसी इसमें जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन होते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो सबको एक-एक करके चेक करो। जैसे कि आपका किसी-किसी इसमें मोबाइल नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, ऑथेंटिकेटर होता है, तीनों एक साथ होते हैं। तो तीनों केस में जो केसेस है उसमें टेस्ट करो, ठीक है? उसमें चेक करो कि लॉग आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मोबाइल वेरिफिकेशन करके देखो, फिर ईमेल वेरिफिकेशन करके देखो, ठीक है? फिर उसके बाद में गूगल ऑथेंटिकेटर करके देखो, हो सकता है कि किसी न किसी में वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद में 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है मुझे, ठीक है? एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ऑथेंटिकेटर ऐप है और फ़ोन है। तो आपको क्या करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अनेबल कर लेना है। ऑन करने के बाद में जो भी आपको तीनों के तीनों ऐड करके रखने हैं। एक पहले जैसे वेरीफाई फ़ोन नंबर करके चेक करो लॉग आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर लॉग आउट हो रहा है, यानी वल्नरेबल नहीं है, तो सेकंड पे आ जाओ, ऑथेंटिकेटर ऐप में आ जाओ। हो सकता है इस पे आपका लॉग आउट ना हो सकता है ईमेल पे लॉग आउट ना हो, तो तीनों पे अलग-अलग चेक करो, ठीक है? क्योंकि एपीआईज़ वैलिडेशन अलग-अलग भी पास हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो-जो मैं ऐड करूँगा, जैसे यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए बोला है इसने मेरे को। मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए बोला है, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, और टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल अनेबल करने के बाद में दूसरे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके देखो कि अभी भी लॉग्ड इन है कि नहीं है, ठीक है? ये देखो लॉगिन है, इसका मतलब है कि वल्नरेबल है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है वो आपको चेक करना होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, ठीक है? फिर उसके बाद आता है सेशन टाइम आउट, नो सेशन टाइम आउट। अब नो सेशन टाइम आउट में क्या होता है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी है। अब नो सेशन टाइम आउट पे जैसे कि ये अक्सर आपके कुछ ऐसे सेंसिटिव पोर्टल्स हो गए, जैसे कि कोई आपका गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया, या फिर आपका बैंक का पोर्टल हो गया, या फिर जहाँ से आप कोई प्रकार से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी वाला है। तो ऐसे 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 वेबसाइट जिसमें आपकी बिज़नेस क्रिटिकैलिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज़ आपका लैपटॉप है या पीसी है, पब्लिक पीसी, पब्लिक लैपटॉप, आपने क्या किया, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप उठ के चले गए, ठीक है? आप उठ के चले गए फॉर 5 टू 10 मिनट्स के लिए, ठीक है? 5 टू 10 मिनट्स के लिए चले गए। आपका जो सेशन है वो अभी भी लॉगिन है। आपने कोई प्रकार की एक्टिविटी नहीं की है, ठीक है? कोई प्रकार की आपने यहाँ पे एक्टिविटी नहीं की है, यानी कोई प्रकार का स्क्रॉल नहीं किया, आपने बटन्स क्लिक नहीं किए, बस आपका लॉगिन है। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है और 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, आपका अकाउंट ऑटोमैटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए। कभी-कभी पॉपअप भी आता है यहाँ पे एक ऐसा,
कि आपका इनएक्टिविटी हो चुकी है। अगर आपको लॉग आउट करना है तो ओके पे क्लिक करो और कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू पे क्लिक करो। लेकिन अगर वहाँ पे आप प्रेज़ेंट नहीं हो तो ये पॉपअप जो है वो आपका इग्नोर हो जाएगा एंड आपका ऑटोमैटिकली सेशन जो है वो हो जाएगा लॉग आउट। ठीक है? तो हमेशा सेशन लॉग आउट हो जाना चाहिए इन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिपेंड करता है बिज़नेस पे कि कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं 1 ऑवर रखते हैं, कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं 30 मिनट्स रखते हैं सेशन एक्सपायरेशन के लिए। ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे टाइमर आ गया आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट इन 18 सेकंड्स। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हो, आपने कंटिन्यू पे नहीं क्लिक किया तो वो लॉग आउट हो जाएगा आपका सेशन। किसी-किसी इसमें तो पॉपअप भी नहीं आता है। ज़्यादा सिक्योरिटी के इसमें वो क्या करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट दिखा देते हैं सेशन टाइम आउट हो गया आपका और आप लॉग आउट हो चुके हो। सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब यही एसएसएल स्कैन करके एक इनबिल्ट टूल है जो मैंने मेरे ही टूल में एम्बेड किया हुआ वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ करो टेस्ट एसएसएल। ठीक है? टेस्ट एसएसएल आप यूज़ करो। इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसमें ये एक आउटडेटेड कंपोनेंट जैसा ही है, ठीक है? जहाँ पे आपकी टीएलएस की लोअर वर्ज़न रहा तो वल्नरेबल होता है, मेनली टीएलएस देखा जाता है क्योंकि एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में एक सॉकेट कनेक्शन हो रहा है और टीएलएस यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जहाँ पे डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो गिटहब पे जाकर के गिट क्लोन करो, पेस्ट करके मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टेस्ट एसएसएल ls एंटर। हाँ, नहीं, हाँ। इसके आगे आपको यूआरएल देना है, जैसे कि मैंने यूआरएल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक अपना ही दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है? जिसमें एचटीटीपीएस है सिर्फ़ उसी को ही ये टेस्ट करेगा, एचटीटीपी वाले को नहीं करता। अगर एचटीटीपी है तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो कि यू डोंट लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड करके, ठीक है? लेकिन अक्सर होता ही है अभी अभी जो अभी की जितनी वेबसाइट्स है उसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीएलएस के वर्जन्स हैं कुछ, एसएसएल का तो छोड़ दो, ठीक है? लेकिन कई-कई जगह पे एसएसएल भी वल्नरेबल होता है। एसएसएल का हमेशा लोअर वर्जन नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए वर्जन 3, लेकिन टीएलएस का अगर 1 और 1.1 है तो वल्नरेबल है। लेकिन 1.2 या 1.3 है, तो ये वल्नरेबल नहीं है, ये सिक्योर है, ठीक है? कैसे सिक्योर है ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओके, ओके दिया हो गया है, ठीक है? कुछ चीज़ अगर नहीं भी ऑफ़र कर रही है तो चलता है, क्योंकि वो सिक्योर है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको स्कैन होने दो, नीचे वल्नरेबिलिटी भी स्कैन करता है ये। और कितने वल्नरेबिलिटीज है अभिषेक भाई? हाँ, और कितने वल्नरेबिलिटीज है अपने पास? अपने पास टोटल 50 प्लस है, अभी ये 37 अपन ने लिखे, ठीक है? बाकी के आगे जैसे-जैसे जाएगा वैसे लिखते रहेंगे अपन। तो अभिषेक भाई ये आप जब बोले कि मतलब एक हाथ साफ होने के वास्ते 500 से ज्यादा वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, तो ये 500 वल्नरेबिलिटीज अलग 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 है या पूरे ये 50 पेज रिपीटेशन से होते? नहीं, ये 50 की रिपिटेशन, 500 वल्नरेबिलिटी का मतलब था कि 500 पीओसीज़ लिखो आप, ठीक है? जैसे कि आपने बकराउड पे जैसे एक ही वल्नरेबिलिटी के 10 रिपोर्ट किए, ठीक है? जैसे कि तो वो आपका काउंट होता है 10 में से, ये इसके 10 निकाले तो 10 काउंट होगा, इसके 10 निकाले तो 20 काउंट होगा, 30, 40, 50 ऐसे करके काउंट होता रहेगा, ठीक है? तो जैसे आपने अगर 500 पीओसी रिपोर्ट कर ली है, इसमें से हर एक आपको टेस्ट करना है। जैसे-जैसे आप टेस्ट करते हो ये चेकलिस्ट लेके बैठो, स्टार्टिंग से एक-एक करके टेस्ट करो, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप टेस्ट करोगे वैसे-वैसे आपका जो है वो हाथ साफ होते रहेगा। तो आप बिना चेकलिस्ट देखे या फिर बिना वीडियो देखे, बिना स्टेप देखे आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, हाँ। उस हिसाब से।
ठीक है। तो यहाँ पे वापस चले जाते हैं एसएल स्कैन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा हर इसमें नॉट वल्नरेबल। ठीक है, नॉट वल्नरेबल, नॉट वल्नरेबल, नॉट वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, ये जो आपका लेटेस्ट वर्जन है 1.3 और 1.2 यूज हो रहा है। और ये अगर दो वर्जन है तो वल्नरेबल नहीं होता है। लेकिन अगर TLS 1 और 1.1 अगर ये डिटेक्ट करता है तो आपको रिपोर्ट करना है कि आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वल्नरेबल है। क्योंकि एट द लास्ट आपको ये ए ग्रेड देगा। ए ग्रेड का मतलब है कि आपका जो ओवरऑल सिक्योरिटी स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, 93 सिक्योरिटी स्कोर है। ठीक है, आपकी साइफर की स्ट्रेंथ, आपकी की एक्सचेंज, आपके प्रोटोकॉल, सारी चीज़ों को मिला करके आपको ये ग्रेड देता है। अगर आपका ग्रेड ए है तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आपका जो भी सिक्योरिटी लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं विद रिगार्डिंग SSL और TLS सर्टिफिकेट में। लेकिन अगर 1.1 या 1 ऐसे अगर कहीं डिटेक्ट करता है तो आपको खुद ही दिखा देगा कि वल्नरेबल है। जैसे कि इमेज देख लेते हैं। इमेज शायद से SSL स्कैन की मिलेगी। मे बी ये देखो इस प्रकार से रहेगा ये। जैसे यहाँ पे देखोगे आप नॉट वल्नरेबल लिखा है, लेकिन अगर वल्नरेबल हो तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। प्लस SSL का वर्जन 3 होना चाहिए। कभी कभी SSL के भी वर्जन वल्नरेबल होते हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंट दिखेगा। सच तो कोई इसका इमेज नहीं है मेरे पास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाता है जो जो आउटडेटेड है वो। ऑफवर्ड 1.2 सब जगह पे तो सब स्क्रीनशॉट तो वही है, पॉजिटिव वाले। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी आउटडेटेड वर्जन का होता है तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि 1.1 या 1 ऑफर्ड किया हुआ है, फिर नीचे वल्नरेबिलिटीज आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये केस में जो है वो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये अपन ने रिपीट कर लिए क्योंकि मेरे को वापस से रिपीट करना ही था। फिर बाद में एक्सेस SQL थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये तो आपको करना ही है, मैंडेटरी है, इसमें कुछ मीडियम टू हाई है। ठीक है, लेकिन ये भी वल्नरेबिलिटीज़ है, कुछ एकदम ज़्यादा हाई और क्रिटिकल होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे OTP बाईपास यूजिंग ब्रूट फोर्स, OTP बाईपास यूजिंग रेस्पॉन्स मैनिपुलेशन, ये सब हाई और क्रिटिकल वाले हैं। 40 पैरामीटर टेम्परिंग। ठीक है, 41 इसमें भी ठीक है, पैरामीटर टेम्परिंग में भी आ जाता है। और कोई है क्या? ठीक है, लो DTA, लो पिक्सल अटैक, MLRPC ब्रूट फोर्स हो गया ना? नहीं हुआ है। MLRPC ब्रूट फोर्स। एंड एक और है एक्सटर्नल URL इंटरेक्शन। ठीक है, ओके। तो इतना देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको टाइम लगेगा उसको उसको डेडिकेटेड डे लगेगा एक्सप्रेस SQL को। उसके बाद देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपना है 30। तो अभी तो आप चालू कर सकते हो टेस्टिंग अपने। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट करना चालू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा बकरआउट वकरआउट पे जाने से अच्छा वहाँ पे माइनस रेटिंग्स भी हो सकती है स्टार्टिंग में। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर लिखो। ठीक है, वेबसाइट पकड़ो जो वेबसाइट के अंदर आपको ईमेल एड्रेस पे मेल करना होगा, जैसे कि ये ओपन मनी हो गया। ठीक है, इसके पहले भी दिखाया था। तो इनको जैसे ही ईमेल करना होता है। ठीक है, और ईमेल में बकायदा लिखो POCs नंबर वगैरह, जैसे कि एक जीमेल दिखाया तो मैं अपना। ठीक है, जीमेल में मैंने काफ़ी पहले भी रिपोर्ट किए हुए हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो उस प्रकार से आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अभी वेट सेंट पे होगा मेरे काफ़ी सारे।
ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ सेंट में। सेंट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पीओसीज होंगे, ये देखो। ठीक है क्या इसके अंदर पीओसी पीओसी होंगे? तो देखता हूँ मेरे पास पीओसी होंगे। ये देखो, ये काफ़ी सारे पीओसीज हैं। ठीक है, 188 मतलब 200 पीओसी के आसपास तो मैंने रिपोर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और बाकी के जो है वो और इसमें होंगे बकराउड हैकर वन पे अराउंड मैंने भी 500 पीओसीज जो है वो अब तक के कर चुका हूँ। ठीक है, तो 188 पीओसी काफ़ी होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे पीओसीज में दिखेंगे। जैसे कि एक पीओसी ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका सबको तो मैंने मेल भी नहीं पढ़े शायद से। इम्प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट, हाँ ये देखो, जैसे कि आपका जो इम्प्रॉपर सेशन मैनेजमेंट ड्यूरिंग ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉग्ड इन अकाउंट 1 अकाउंट 2, ये शायद से वही वाला है, मल्टी लॉगिन वाला होगा मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, उसका इम्पैक्ट दिया हुआ है, क्या इम्पैक्ट है। आउटपुट में पीओसी दिया हुआ है। ठीक है, फिर उनका रिप्लाई आता है वैलिड है नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा होता है रिसर्चर रिसीव अ सर्टिफिकेट इफ एनी फाइंड वल्नरेबिलिटी इज वैलिड। अगर आपकी वैलिड है या फिर वो अगर अप्रूव करते तो वो लोग आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कौन से वेबसाइट पे निकाला था, intel.com पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप पीओसीज निकाल सकते हो, वहाँ से आपको रिप्लाईज आते हैं, आप चेक करो क्या रिप्लाईज है आपकी, क्या वहाँ पे छूटा हुआ एक्सेप्ट करते नहीं करते, किसी किसी का रिप्लाई आएगा भी नहीं आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे रिप्लाई नहीं आता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, बाउंटी नहीं मिलती है, लेकिन आप अपना टारगेट रखना है आपको, क्योंकि आप एज एन बग हंटिंग तो आप करते हो, लेकिन साथ-साथ में एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन बेस्ड आप काम कर रहे हो। अगर आप ऑर्गनाइज़ेशन बेस्ड काम करते हो, तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें वैलिड होती है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। ठीक है? तो हर एक चीज़ वैलिड होती है, लेकिन बग बाउंटी हंटिंग में क्या होता है कि वो सिर्फ़ कुछ-कुछ ऐसे चीज़ होती है जो मैनुअल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं लेते, लेकिन आपको रिपोर्ट सारे करना है, भले ही वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है? भले ही आपका लोअर वर्ज़न हो, पॉइंट मिले, नहीं मिले, लेकिन आपको रिपोर्ट सारे करना है। इससे क्या होगा कि आप ऑर्गनाइज़ेशन लेवल पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको इश्यूज़ नहीं आएँगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। इस पे कोई डाउट है अभी आपको? नहीं अभिषेक भाई, ऑल क्लियर है। चलो, ठीक है, इसका एक बार वीडियो देख लेना, मैं भी आ गया हूँगा, मे बी शायद से कल स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं।